राणा सांगा और बाबर को लेकर बहुत समय से ये विवाद बना हुआ है कि क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। इस सवाल का जवाब इतिहास में ही छिपा है। क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? बाबरनामा, जो खुद बाबर की लिखी आत्मकथा है, उसमें एक जिक्र मिलता है कि जब बाबर काबुल में था, तब राणा सांगा ने एक दूत के हाथों उसे चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा था, यदि माननीय बादशाह दिल्ली के पास आएंगे तो मैं आगरा की ओर बढ़ूंगा। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए न्योता दिया था। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सच्चाई क्या है? राणा सांगा उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इब्राहिम लोदी कमजोर पड़ रहा था और राणा सांगा चाहते थे कि दिल्ली के तख्त पर उनकी मदद से कोई और शासक आए ताकि लोदी वंश खत्म हो जाए। इसी वजह से उन्होंने बाबर से संपर्क किया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा को लगा था कि बाबर केवल लोदी को हराने में मदद करेगा और फिर वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत में ही रहकर अपना शासन शुरू कर दिया। राणा सांगा को एहसास हुआ कि बाबर केवल लोदी को हराने नहीं, बल्कि खुद भारत पर राज करने आया है। इसलिए उन्होंने बाबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 1527 में खानवा की लड़ाई में उसका सामना किया। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और राणा सांगा पराजित हुए। राणा सांगा ने जो किया वह किसी भी तरह से गद्दारी नहीं थी। उनका इरादा केवल इब्राहिम लोदी को हटाना था, लेकिन बाबर की असली मंशा को वे समझ नहीं पाए। जब उन्हें बाबर के इरादों का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारी और उसके खिलाफ युद्ध किया। राणा सांगा राजपूती शौर्य और वीरता के प्रतीक थे। वे भारत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से रणनीतिक गलतियां हुईं। इसलिए उन्हें गद्दार कहना पूरी तरह गलत है। राणा सांगा ने बाबर को केवल लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन जब बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य बसाने की कोशिश की तो राणा सांगा ने उसका विरोध किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया, जिससे वे एक सच्चे योद्धा सिद्ध होते हैं, न कि गद्दार। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, या फिर ये इतिहास का एक अधूरा सच है? इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से देखना होगा। साल 1482 में राणा सांगा पैदा हुए थे। वो राणा रायमल के तीसरे बेटे थे। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो आगे चलकर सिसोदिया राजपूतों का नेतृत्व करेंगे। फिर आगे चलकर यही हुआ भी। साल 1509 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन उन्होंने सिर्फ गद्दी को संभाला नहीं, बल्कि अपने मिलिट्री ब्रिलियंस के दम पर उन्होंने मेवाड़ का मान बहुत ऊंचा कर दिया था। हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कहानी अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको भरोसा ही नहीं होगा। राणा सांगा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सोचकर देखिए, उन्होंने राजपूतों को एक करने के लिए 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। इन 100 लड़ाइयों ने उनके शरीर पर 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि 80 घाव दिए। एक ऐसा राजा जिसका एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक आंख भी नहीं है, लेकिन जंग लड़ने की जिद ऐसी कि बड़े बड़े शूरवीर उसके सामने पानी भरने लगते थे। राजपूतों का इतिहास लिखने वाले जेम्स टॉड ने राणा सांगा को राजपूतों की आखिरी उम्मीद बताया था। खुद बाबर लिखते हैं कि राजा विक्रमादित्य के बाद राणा सांगा भारत के सबसे बहादुर राजा थे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ राजपूताना का सबसे ताकतवर राज्य बना। इसीलिए जब बाबर ऐसा दावा करते हैं कि भारत में राणा सांगा ने उनको बुलाया था, तो फिर डाउट होता है, और इस डाउट को हिस्टोरियंस क्लियर भी करते हैं। अब देखिए, इस घटना के 2 वर्जन मिलते हैं। बाबर ने अपनी डायरी यानी बाबरनामा में इस बात को लिखा कि उसके पास राणा सांगा के दूत आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि वो इब्राहिम लोदी पर उस साइड से हमला करें और दिल्ली पर आगरा की तरफ से हमला खुद राणा सांगा करेंगे। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई,
लेकिन राणा सांगा ने धोखा दिया और बाबर की मदद नहीं की। यही वजह है कि बाद में दोनों के बीच में जंग भी हुई। इस जंग को खानवा की लड़ाई कहते हैं। इससे पहले 1527 में बयाना की लड़ाई में बाबर की करारी हार हुई थी, लेकिन 1528 में खानवा की जंग राणा सांगा हार गए। दूसरा वर्जन जो है वो G.N. शर्मा की किताब मेवाड़ और मुगल सम्राट में मिलता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि राणा सांगा ने कोई दूत नहीं भेजा, बल्कि खुद बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी। G.N. शर्मा मेवाड़ के बड़े इतिहासकार रहे हैं। उनकी किताब मेवाड़ और मुगल सम्राट काफी अच्छी किताब मानी जाती है। इस किताब में G.N. शर्मा राजपूत वर्जन बताते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। ये सोर्स राणा के डेली बुलेटिन पर बेस्ट है। ये बुलेटिन हर दिन के आखिर में लिखा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आज आपने क्या क्या काम किए हैं। उस तरह से ये बुलेटिन बनाने का काम मेवाड़ राजघराने के पुरोहित के पास था। इसी बुलेटिन से पता चलता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए संपर्क किया था। इसमें बाबर ने कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे बाबर ने लिखा था कि उस तरफ से वह दिल्ली पर चढ़ाई करेगा, जबकि राणा को आगरा शहर की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से हमला होने पर इब्राहिम या तो सरेंडर कर दे या फिर भाग जाए। इसीलिए सिलाहदी, जो कि राजा शिलादित्य का नाम था, उनकी सलाह पर राणा ने बाबर के दूत के साथ एक पत्र भिजवाया और इस पत्र को पाने के बाद बाबर हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। अब जाहिर है कि ये दोनों वर्जन इतिहास में मिलते हैं। एक वो जो हाल ही में सांसद जी ने दिया राणा सांगा को, जो गद्दार बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनसे नाराज बैठे लोग जो राणा सांगा को देशभक्त बता रहे हैं। अब इतना तो तय है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में समझौता तो हुआ था, और ये बात सिर्फ बाबरनामा से नहीं बल्कि हसन खान मेवाती के साथियों से भी मिलती है, जिन्होंने खानवा में लड़ाई लड़ी थी बाबर के खिलाफ। इसी समझौते के आधार पर बाबर और राणा सांगा दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाते हैं। बाबर जैसा कि बाबरनामा में लिखते हैं कि राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में मदद नहीं की, तो वही राणा सांगा का आरोप रहता है कि बाबर ने कालपी, बयाना और धौलपुर पर कब्जा न करने की बात कही थी, फिर भी उसने उन जगहों पर कब्जा किया। इस तरह से बाबर ने समझौते को नहीं माना और उसका उल्लंघन किया। इन बातों से पता चलता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच समझौता हुआ था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन दोनों में से किसने पहले संपर्क किया, इसलिए हमें कुछ अन्य तथ्यों पर विचार करना होगा ताकि निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। अब एक प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या बाबर को राणा सांगा की जरूरत थी? जवाब है हाँ। G.N. शर्मा के अनुसार बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले कमजोर थी और उसके पास संसाधनों की कमी थी। इसलिए बाबर अकेले लोदी से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसे राणा सांगा की सहायता चाहिए थी, न कि राणा को बाबर की। बाबर स्वयं संकट में था, क्योंकि उसे उज़्बेकों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था और फरगना व समरकंद छोड़ने को मजबूर किया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर के सामने दो प्रमुख खतरे थे, पहला अफगान और दूसरा स्वयं राणा सांगा। बाबर को आशंका थी कि अफगान और राजपूत गठबंधन बनाकर उसके लिए दिल्ली पर नियंत्रण बनाए रखना असंभव कर देंगे। इसी डर के कारण उसने राणा सांगा से समझौता किया या सहायता मांगी। बाद में बाबर का यही भय सच साबित हुआ। ध्यान रहे, खानवा की लड़ाई में राणा सांगा अकेले नहीं लड़े थे, बल्कि इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद लोदी भी उनके साथ लड़ा था। यही वो गठबंधन था जिसका डर बाबर को सता रहा था, और बाद में ये सच साबित भी हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया कि बाबर को राणा सांगा की सख्त जरूरत थी। लेकिन सवाल ये है, क्या राणा सांगा को बाबर की जरूरत थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको राणा सांगा की शक्ति को समझना होगा। अपने शासनकाल में राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट करके एक प्रकार का राजपूत संघ बनाया था।
उनका मुख्य दुश्मन इब्राहिम लोदी था, जो आगरा की गद्दी पर बैठा था। दोनों शासक अपने अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, इसलिए उनके बीच युद्ध हुए। साल 1517 में खतौली के युद्ध और 1518 में धौलपुर के युद्ध में लोदी को राणा सांगा से बुरी हार मिली। ये लड़ाइयाँ चित्तौड़ से लगभग 450 किलोमीटर दूर लड़ी गईं, यानी राणा ने लोदी को उसके घर के निकट ही पराजित किया। बाबरनामा में भी बाबर ने इन युद्धों में राणा की जीत का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि बाबर को राणा सांगा की शक्ति का अंदाजा था और वह पंजाब के आलम खान लोदी से ज्यादा प्रभावी समझता था। इन जीतों के बाद राजपूतों के बीच राणा सांगा का कद और बढ़ गया। ऐसे में 2 बार हार चुके इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए राणा को बाबर जैसे भटकते हुए योद्धा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर अगर बाबर के साथ राणा सांगा जैसा शक्तिशाली शासक खड़ा हो जाता तो इब्राहिम लोदी का क्या हाल होता, ये आप समझ सकते हैं। साफ है कि उस समय राणा सांगा को बाबर की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, अगर राणा सांगा ने बाबर को सहायता का आश्वासन दिया भी था, तो ये किसी स्थापित भारतीय सरकार के खिलाफ नहीं था। उस समय भारत में लोदी वंश का शासन था, जिसका क्षेत्र राणा सांगा के राज्य से भी छोटा था। दिल्ली से चलने वाला ये शासन अखिल भारतीय नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय सत्ता थी। इसलिए एक क्षेत्रीय शासक के खिलाफ गठबंधन करने को गद्दारी नहीं कहा जा सकता। उस दौर में युद्ध प्राय सीमाओं के विस्तार या सुरक्षा के लिए लड़े जाते थे। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक सीमित रहें, ताकि वे स्वयं उत्तर भारत पर अधिकार कर सकें। ये एक व्यावहारिक राजनीतिक हित था, जो उस युग में पूरी तरह उचित माना जाता था। धर्म नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही इन निर्णयों का आधार थीं। उदाहरण के लिए हसन खान मेवाती, मुस्लिम, राणा सांगा की ओर से लड़े। विक्रमाजीत सिंह, हिंदू, इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े और बाबर के खिलाफ शहीद हुए। बाबर और राणा दोनों ही साम्राज्य विस्तार चाहते थे। राणा सोचते थे कि बाबर उत्तर पश्चिम में सिमट जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं था। दोनों एक दूसरे के बगल में शांति से शासन नहीं कर सकते थे। अंततः 1528 में खानवा का युद्ध हुआ, जहां राणा सांगा की हार हुई। इस युद्ध में राणा के सहयोगी राजा शिलादित्य ने धोखा देकर बाबर से जा मिला, जिससे राणा की योजना चौपट हो गई। युद्ध में एक तीर लगने से राणा बेहोश हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार जी.एन. शर्मा के अनुसार बाबर ने खानवा के युद्ध को सही ठहराने के लिए राणा सांगा के दूत भेजने की कहानी गढ़ी। बाबरनामा में कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसे बाबर ने दावा किया कि इब्राहिम लोदी के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, जबकि आधुनिक शोध इससे सहमत नहीं। किसी अन्य समकालीन लेखक ने राणा द्वारा काबुल में सैनिक भेजने का उल्लेख नहीं किया। राणा सांगा ने गद्दारी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय लिया था, जो बाबर की महत्वाकांक्षाओं के कारण गलत साबित हुआ। उनकी देशभक्ति और वीरता आज भी इतिहास में अमर है।